Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about ISLM model. ISLM model basically goods market और money market में interaction की बात करता है. ISLM model basically goods market और money market में interaction की बात करता है, जिसमें जो आपका IS है वो रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को. ओके, IS आपका रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को. जो एलएम है वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई को. ओके, आईएस किसे रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग को. और जो एलएम है वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसे आप डिमांड फॉर मनी भी बोलते हो. और जो एम है वो रिप्रेजेंट करता है मनी सप्लाई को. ओके, और जो मैंने जैसे बताया कि आपका आईएस और एलएम इंटरेक्शन की बात करता है, किसके बीच में? गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के बीच में इंटरेक्शन की बात करता है. और जो आईएस है वो आपका बताता है गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम. आईएस क्या बताता है? गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम. और जब आपका जो आपका एलएम है वो बताता है मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम. ओके, और ये बेसिकली आईएस और एलएम मॉडल क्या करता है? इंटरेक्शन बताते हैं गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के बीच में. और जो गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम बताता है वो आपका आईएस कर्व बताता है, और जो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम बताता है वो आपका एलएम कर्व बताता है. ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. अब हम बात कर लेते हैं इसे कैसे मॉडल आया, इसे किसने डेवलप किया. ओके, तो हुआ क्या था, जब केन्स की जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश हुई थी, जब केन्स की जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश हुई थी, उसके जस्ट 1 मंथ बाद ही जॉन हिक्स उसके जस्ट 1 मंथ बाद ही जॉन हिक्स ने 1936 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था किसे? आईएसएलएम मॉडल को. ओके, आईएसएलएम मॉडल को. और ऐसा माना जाता है कि ये जो आईएसएलएम मॉडल है ये क्या है? केन्स की थ्योरी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. हुआ क्या था, जब केन्स की जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश हुई थी, उसके जस्ट 1 मंथ बाद ही जॉन हिक्स ने 1936 में आईएसएलएम को इंट्रोड्यूस कराया था. और ऐसा माना जाता है कि ये केन्स की थ्योरी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. उसके बाद से फर्दर डेवलप किया था किसने? एल्विन हैंसन ने. फर्दर इसे डेवलप किया था एल्विन हैंसन ने. यही कारण है इसे हिक्स हैंसन मॉडल भी बोलते हैं. इसे हिक्स हैंसन मॉडल भी बोलते हैं. ओके, आई थिंक समझ में आया होगा इसे किसने डेवलप किया था. जब केन्स की जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश हुई थी, उसके जस्ट 1 मंथ बाद ही जॉन हिक्स ने 1936 में आईएसएलएम मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था. उसे फर्दर एक्सटेंड किया था एल्विन हैंसन ने. और ऐसा माना जाता है कि ये केन्स की थ्योरी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आएगा. सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे एलएम कर्व, फिर ड्राइव करेंगे सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे आईएस कर्व, फिर हम ड्राइव करेंगे एलएम कर्व, फिर हम दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, बैलेंस की बात करेंगे, फिर हम इनकी शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम ड्राइव कर लेते हैं आईएस कर्व. अब देखिए आईएस कर्व को कैसे ड्राइव करते हैं, ध्यान से सुनना. यहां पे हम लेंगे ओके, यहाँ पे हम लेंगे नेशनल इनकम, आपकी नेशनल इनकम. ओके, और यहाँ पे हम लेंगे एग्रीगेट डिमांड. ओके, ये आपकी इनकम लाइन. ओके, और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में आपकी कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड. ओके, अब क्या है, ई पॉइंट पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और इनकम मीट कर रही है, और जहां पे आपकी एग्रीगेट और इनकम मीट करती है उसके थ्रू हमें पता चलता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम. यहाँ पे ई पॉइंट पे आपकी एग्रीगेट डिमांड जिसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, वो ई पॉइंट पे इनकम से मीट कर रही है, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है लेवल ऑफ नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम का लेवल कितना? O1. ओके, अब क्या हो रहा है, किसी भी कारण से डिफरेंट रीजन होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया. ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. ठीक है, एक बात आप ध्यान से क्लियर कर लेना, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है.
इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशन होता है। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों भाई? इंटरेस्ट रेट जब कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ क्यों गया? अब होता क्या है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, जो इन्वेस्टर है, जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, उनके लिए कैपिटल सस्ती हो जाती है, उनको अब लोन सस्ता पड़ रहा है, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट सस्ती हो जाती है, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा आउटपुट को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब उन्हें कम रेट पे लोन मिल रहा है, उनके लिए उनकी कैपिटल सस्ती होगी, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट सस्ती हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, उनके लिए कैपिटल महंगी हो जाएगी, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट महंगी हो जाएगी, वो कम आउटपुट करेंगे। तो क्या होगा, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्टमेंट में क्या इनवर्स रिलेशनशिप है। अब क्या हुआ, इकोनॉमी में मान लो गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, C+I1 हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ के क्या हो गया, I से I1 हो गया, और आपका नेशनल इनकम का लेवल क्या हो गया, OY1 हो गया। ओके, अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस हो गया, इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस हो गया, इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया, ठीक है। अब आपकी नेशनल इनकम का लेवल क्या हो गया, OY2 हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपका E1 हो गया, फिर आपका E2 हो गया। यहाँ पे देखो ये E2 इन्वेस्ट, पहले आपका इन्वेस्टमेंट क्या था, I था, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ आपका इन्वेस्टमेंट I1 हो गया, जैसे इंटरेस्ट रेट और कम हुआ आपका इन्वेस्टमेंट I2 हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। यही कारण है जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, IS कर्व ड्रॉ करना है, इसी की हेल्प से हम IS कर्व को ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे, देखिए कैसे हम IS कर्व को ड्रॉ करें, बहुत सिंपल है। ओके, अब हम O एक्सिस पे ले लेंगे इनकम और OY पे ले लेंगे हम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। OX पे हमने इनकम को ले लिया और OY पे हमने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए पहले आपका इंटरेस्ट रेट क्या था, OR, जब आपका इंटरेस्ट रेट OR था तब आप इक्विलिब्रियम पे थे और आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल ये था, I था, और आपकी इनकम ये थी, OY1। ओके, यहाँ पे इनकम का सेम लेवल दिखा देते हैं, OY, OY1, OY2। कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आपकी इनकम OY1 थी, OY थी, सेम नीचे भी OY इनकम हम दिखा रहे हैं। आपका इक्विलिब्रियम क्या था, ई पे था, जब आपका इंटरेस्ट रेट OR था। जैसे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम किया, इंटरेस्ट रेट को कम करके OY से OY1 किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट I से I1 हो गया और हमारा इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया। समझ में आ रहा है? जैसे इंटरेस्ट रेट OY से OY1 पे हुआ, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ, वैसे आपका इन्वेस्टमेंट I से बढ़कर I1 हो गया और हम इक्विलिब्रियम E1 पे आ गए। ओके, फिर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट और कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट और कम करने से इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया, I2 पे आ गया और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 हो गया। ओके, समझ में आया? यहाँ से जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है वैसे वैसे वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ओके, अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये जो 3 पॉइंट है ना इन्हें हम मिला देंगे, इन्हें मिलाने से हमारा IS कर्व तैयार हो जाएगा बनके। ओके, समझ में आया कैसे हमने IS कर्व को ड्रॉ किया? इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे क्या था, इंटरेस्ट रेट कम हुआ था वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, ठीक है, और वैसे वैसे आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ रही थी। वन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है वैसे वैसे आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है। ऐसा क्यों? इंटरेस्ट रेट कम होने से नेशनल इनकम क्यों बढ़ रही है? देखिए, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी नेशनल इनकम बढ़ी। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नेशनल इनकम कैसे बढ़ी? अब देखो, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, मान लीजिए टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट्स, इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उन इन्वेस्टर का खर्चा है,
किसी की तो इनकम बढ़ेगी, हमने टाइप ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा होगा, तो मेथड ऑफ नेशनल इनकम हमने पढ़ा है, तब हमने डिस्कस नहीं किया एक्सपेंडिचर मेथड में, एक बंदे की एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, प्लाट, जिस पे भी इन्वेस्ट करे वो उनका खर्चा है, लेकिन ये फर्दर किसी की इनकम बढ़ रही है। अब उनके पास पैसे आएंगे, वो आगे खर्च करेंगे, वो उनका खर्चा होगा, लेकिन आगे किसी और की इनकम बढ़ेगी। फिर उनके पास पैसे आएंगे, वो खर्च करेंगे, वो उनका खर्चा होगा, फिर वो आगे किसी की इनकम बढ़ेगी। इस तरह के इनकम का फ्लो सा चल पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट इनकम को नहीं बढ़ा रहा, आपकी इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के इनकम को बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? यही बात इस डायग्राम में शो हो रही है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, वैसे वैसे आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है। ओके, नेशनल इनकम कैसे बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट कम होने से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है। जैसे मैंने बताया कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी की उनका खर्चा आगे किसी की इनकम होगी, फिर उनके पास पैसे आएंगे, उनको खर्च करेंगे, वो आगे किसी की इनकम बढ़ाएगी। इस तरह एक फ्लो बन जाता है इकोनॉमी में इनकम का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है। ठीक है, अब हमने इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर हमने क्या ड्रॉ कर लिया, आईएस कर्व को ड्रॉ कर लिया। अब आईएस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना एलएम और आईएस के थ्रू। आईएस कर्व का जो स्लोप होता है, जस्ट लाइक योर डिमांड कर्व, क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने आईएस कर्व को ड्रॉ करना सीख लिया, पता चल गया कि आईएस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, और ये आईएस कैसे है हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम ड्रॉ करते हैं एलएम कर्व को। चलिए, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एलएम कर्व को। अब एलएम कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ओ एक्स पे हम ले लेते हैं मनी डिमांड को, और ओ वाई पे ले लेते हैं हम इंटरेस्ट रेट को। ओके, ओ एक्स पे हमने किसको ले लिया, मनी डिमांड को, और ओ वाई पे ले लिया हमने इंटरेस्ट रेट को। अब क्या हुआ, मनी सप्लाई को हम वर्टिकल लेंगे, मनी सप्लाई को हम क्या ले रहे हैं, वर्टिकल ले रहे हैं। ठीक है, अब मनी सप्लाई को हम वर्टिकल क्यों ले रहे हैं, मनी सप्लाई को हम कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं। मनी सप्लाई क्या है, उसे मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करती है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो क्या कर, जो मनी सप्लाई होती है, क्योंकि उसे मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करती है, तो वो बार बार चेंज नहीं होती। मनी सप्लाई चेंज होती है जब इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आते हैं, इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसे बार बार चेंज नहीं किया जाता, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किया जाता, शॉर्ट टाइम पीरियड में बार बार चेंज नहीं किया जाता, बार बार मूव नहीं किया जाता। इसलिए हमने मनी सप्लाई कर्व को क्या लिया, वर्टिकल लिया। ओके, कांस्टेंट लिया। ओके, अब क्या आ रहा है, मनी डिमांड। अब क्या आ रहा है, ए पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, जहां पे मनी डिमांड, ये मनी सप्लाई कर्व है, मनी सप्लाई मनी डिमांड को ई पॉइंट पे मीट कर रही है। ओके, और आपका ओ आर क्या, इंटरेस्ट रेट है। अब देखो हो क्या रहा है कि इकोनॉमी में मनी डिमांड है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास वेल्थ आ रही है, लोगों के पास इनकम आ रही है। जैसे जैसे लोगों के पास वेल्थ आती है, जैसे जैसे लोगों के पास इनकम आती है, वो मनी डिमांड को और बढ़ाते हैं। कैसे और बढ़ाते हैं, जैसे मान लो कोई अमीर हो रहा है, जिसके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, उसका खर्चा भी बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना, उसको और पैसे चाहिए, उसको और पैसे चाहिए। ठीक है, एक गाड़ी है तो उसको दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, गोल्ड है तो उसको डायमंड भी चाहिए। वो जैसे जैसे हमारे पास वेल्थ आती है, जैसे जैसे हमारे पास इनकम आती है, हम मनी की डिमांड को और बढ़ाते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो मनी डिमांड को और बढ़ा रहे हैं। मनी डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, हम इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में जा रहे हैं। अब आरबीआई को कुछ तो करना पड़ेगा, मॉनेटरी अथॉरिटी को कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मनी सप्लाई तो बढ़ रही है, लेकिन मनी डिमांड तो बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास वेल्थ आ रही है, मनी डिमांड को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी मनी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। अब आपके आरबीआई को कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा। वो क्या करेगा, जैसे मनी डिमांड बढ़ती है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, ताकि मनी की डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे मनी की डिमांड और बढ़ेगी, वो और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मनी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो आरबीआई क्या कर रहा है, डिसइक्विलिब्रियम से इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसी को हम एक्सटेंड कर दें, इन्हीं पॉइंट्स को, ठीक है, हमने इन्हीं पॉइंट को यही एक्सटेंड कर दिया, या मनी सप्लाई, मनी डिमांड, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। ओके, अब इन
इन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इन्हें हम ज्वाइंट कर देंगे, ये हमारा एलएम कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, जैसे जैसे मनी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे मनी डिमांड बढ़ रही है, आरबीआई क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, मनी जैसे अभी मैंने बताया, मनी डिमांड बढ़ने से मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, लेकिन मनी डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमी को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम लाने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है और कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अब जब हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइंट किया तो हमारा क्या ड्रॉ हो गया, एलएम कर्व ड्रॉ हो गया, और एलएम कर्व का स्लोप क्या होता है, अपवर्ड होता है, जबकि आईएस का क्या था, डाउनवर्ड था। ओके, यहाँ तक समझ में आया। एलएम कर्व का जो स्लोप था वो क्या है, अपवर्ड है, जबकि जो आईएस का स्लोप था वो डाउनवर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम दोनों को मिला देंगे, ये आपका आईएस कर्व और ये आपका एलएम कर्व, ठीक है, जब ये दोनों मीट करते हैं ई पॉइंट पे तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, इसमें इकोनॉमी एक तरह से बैलेंस्ड होती है। ये दोनों क्या है, अपोजिटिव फोर्स है। आईएस और एलएम की बात करें, ये एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है। अपोजिट फोर्स कैसे है, देखो, पहले क्या था, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जब हमने आईएस की बात की थी, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी इकोनॉमी ने एक्सपेंड किया, इकोनॉमी ने एक्सपेंड किया, लोगों के पास पैसा आया। ओके, जैसे लोगों के पास पैसा, उन्होंने मनी की डिमांड और बढ़ा दी, फिर आरबीआई को क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना पड़ा। पहले आईएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, लेकिन एलएम में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ा। मींस ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये अपोजिट फोर्स है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। पहले क्या था, इंटरेस्ट रेट, जैसे हमने आईएसएम में क्या था, इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए पहले शुरू में क्या था, इंटरेस्ट रेट को कम किया गया था, जिससे आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड हुई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोगों की इनकम आ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो फिर क्या कर रहे हैं, उस पैसे से मनी की डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है मनी सप्लाई और मनी डिमांड से, जिससे आरबीआई को क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या अपोजिट फोर्स है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं। ओके, अब हम शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट इन आईएस कर्व। ओके, शिफ्ट इन आईएस कर्व। अब आईएस कर्व क्यों शिफ्ट करता है, क्या कारण है, आईएस कर्व के शिफ्ट करने के बेसिकली जो रीजन है वो क्या होता है, ऑटोनोमियस स्पेंडिंग। ऑटोनोमियस स्पेंडिंग, जिसमें हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, बस गवर्नमेंट जैसे भी एक्सपेंडिचर करती है, उससे क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, उससे अगर कंटिन्यू आउटपुट बढ़ता जाएगा, उस आउटपुट को एक लेवल ऐसा आएगा कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक अगर बहुत ज्यादा आउटपुट बढ़ता रहेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, एक लेवल इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड बढ़ती रहेगी, तो एक लेवल के बाद क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपका ये जो आईएस कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को लेके चलते हैं और यहाँ पे रियल जीडीपी। अब यहाँ पे आपका आईएस और एलएम दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है, ओवाई इनकम, ओआर आपका इंटरेस्ट रेट है। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, इससे आउटपुट बढ़ा। अब कंटिन्यू ऐसे आउटपुट बढ़ता रहेगा तो इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड बढ़ती रहेगी, इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो एक लेवल के बाद आके आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, आपका रियल जीडीपी बढ़ गया, आपकी इनकम ओवाई से ओवाई बन होगी, और आपका जो एलएम आईएस कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। इसमें एलएम क्या आपका फिक्स है, इसमें सिर्फ कौन शिफ्ट कर रहा है, आपका आईएस शिफ्ट कर रहा है। पहले आप ई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे, अब ई1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो गए। ठीक है, पहले क्या थे, आप ई इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, अब आप ई1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो गए। ई1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका आईएस शिफ्ट किया, आईएस शिफ्ट करने का कारण क्या, ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका शिफ्ट इन आईएस। अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन एलएम। शिफ्ट इन एलएम। ओके, अब एलएम कर्व में जो शिफ्ट है वो किस कारण से आ रहा है,
पहले हम रीजन डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने कहा था कि जो मनी सप्लाई है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं बढ़ाता आरबीआई, लेकिन जब भी इकोनॉमी में कोई फ्लक्चुएशन आता है, कब जब भी कोई डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है, जब भी रिक्वायर्ड होता है, तो आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो एलन कर्व में शिफ्ट आएंगे वो किस लिए होंगे, आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, मनी सप्लाई को आरबीआई बढ़ाएगा, और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी क्या हो जाएंगे, आपके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि मनी सप्लाई कंटिन्यू बढ़ रही है, आपके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। उसके उससे क्या होगा, जो आपका एलएम कर्व है आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये आपका आईएस कर्व, ये आपका एलएम कर्व, इकोनॉमी कहाँ, ये आपका इंटरेस्ट रेट और ये आपका रियल जीडीपी, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है। अब क्या हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और आपका जो एलएम है राइटवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे देखो, पहले आप ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे थे, अब ई वन पॉइंट पे, और आपकी नेशनल इनकम ओ वाई से वो बढ़कर ओ वाई वन हो गया, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे आपका आई एस क्या है, फिक्स है, आपका शिफ्ट करता है एलएम कर्व, शिफ्ट कर रहा है राइटवर्ड। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा।